हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था और वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्लास को। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा था एक फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला को डिराइव किया था। इस फॉर्मूला के ऊपर हमने सवाल भी किए थे एक दो। तो इस फॉर्मूला में ये जो आर था इसको हमने बोला था ये रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम इसी रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि भैया ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है। इसके बारे में सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करना। तो सबसे पहले लेट सपोज कि मेरे पास एक यहाँ पे वायर है। ठीक है, एक यहाँ पे मेरे पास वायर है और इस वायर के अंदर ये लेट सपोज वायर है और इस वायर के अंदर करंट पास कर रहा है। यहाँ से ऐसे करंट पास कर रहा है। ठीक है, करंट पास कर रहा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो करंट जा रहा है इस वायर के अंदर से, क्या ये करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा? क्या आसानी से चला जाएगा वायर के अंदर से? तो आप आई होप आप बोलोगे कि हाँ चला जाएगा, लेकिन बट ये ऐसा नहीं होता है। ये करंट इजिली नहीं फ्लो कर पाता इस वायर के अंदर से। ये जो वायर है ना, ये बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है। क्योंकि हमको पता है कि भैया वायर एक तरह का मैटर है और मैटर्स जो होते हैं वो एटम से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये वायर एटम से मिलके बना है और ये जो अंदर इसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो भैया जो करंट है, ये करंट जो है इसको फ्लो होने में परेशानी होती है। आप खुद समझो ना कि भाई कोई रोड है, ऐसे कोई रोड है और इस रोड में बहुत सारे ट्रैफिक है। ठीक है, बहुत सारे ट्रैफिक है और आप कहीं से जा रहे थे, तो क्या आपको जाने में परेशानी नहीं होगी? भैया ऑब्वियस सी बात है, होगी परेशानी। इसी प्रकार से यहाँ पे करंट के साथ होता है। जब करंट अपने रास्ता के थ्रू जा रहा होता है ना, तो उस रास्ते में बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं जो उसके फ्लो को अपोज करने लगते हैं, यानी करंट को जाने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ये जो अपोज करने हैं ना, ये एटम्स अंदर के जो वायर के एटम्स हैं, ये जो अपोज कर रहे हैं करंट की फ्लो को, इसी अपोज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसी अपोज को हमने एक नाम दे दिया कि भैया ये वायर की प्रॉपर्टी है कि ये करंट की फ्लो को अपोज करेगा और इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस। तो बेसिकली समरी में बता रहे हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ वायर। किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो होता है ना, वो करंट की जो फ्लो है उसको अपोज करता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है रेजिस्टेंस। तो आपको अभी से ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमारे पास मटेरियल्स होंगे, हमारे पास जो भी सबस्टांस है इस दुनिया के अंदर, हर एक सबस्टांस के पास उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जैसे ही मैं बोलूंगा आपको समझना है कि भैया रेजिस्टेंस मतलब कि वो एक प्रॉपर्टी है जो जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो करंट की फ्लो को अपोज करेगा। ठीक है, करंट की जो फ्लो होगी ना उसको एक तरह से उसको दिक्कत क्रिएट करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हमने नेम दिया है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हर एक सबस्टांस के पास अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भैया कोई सबस्टांस करंट की फ्लो को कम दिक्कत क्रिएट कर रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा तो भैया उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हर एक मटेरियल का, हर एक सबस्टांसेस के रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती हैं, बट होंगे सबके पास रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। भैया किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट की फ्लो को अपोज करता है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने ये देख भी लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि जो एस आई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, इसको हम बोलते हैं ओम। ओम इज कॉल्ड एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हो गई बातें। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं तीन टाइप के सबस्टांस के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने सबस्टांसेस को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलेंगे, फर्स्ट जो कैटेगरी होगा इसको हम नेम देंगे गुड कंडक्टर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। सेकेंड जो कैटेगरी हमने दिया है इसको हम बोलेंगे रेजिस्टर्स। क्या बोलेंगे? रेजिस्टर्स। और जो थर्ड कैटेगरी हमने दिया है इसको हमने बोला है बैड कंडक्टर्स, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं इंसुलेटर। आई होप आपको पता भी होगा ये सारी बातें। बैड कंडक्टर्स, इसको हम इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं, इंसुलेटर्स। तो बस इनमें देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर।
गुड कंडक्टर मतलब भैया ऐसा सबस्टांस जिसके अंदर से करंट आसानी से फ्लो करता है। भैया अगर करंट आसानी से फ्लो कर रहा है, करंट में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, इसका मतलब कि जो अंदर दिक्कत क्रिएट करने वाला पार्टिकल है, जो भी उसके अंदर एटम्स हैं जो उसको अपोज कर रहे थे, उनका जो अपोजिशन है वो बहुत कम होगा। इट मीन्स जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा सबस्टांस है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम हुआ होगा। भैया रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट आसानी से फ्लो करेगा, तो भी तो हम किसी चीज़ को बोलेंगे कि दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर्स के पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो वेरी वेरी लेस होता है, बहुत कम होता है। ताकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो अगर रेजिस्टेंस कम है यानी करंट की को जो बाधा क्रिएट करने वाली चीज़ है वो कम हो गई है, यानी करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। डैट मीन्स गुड कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। जो भी हम अपने घरों में वायर्स यूज करते हैं, वो वायर्स बेसिकली कॉपर और अल्मोनियम के बने हुए होते हैं, बिकॉज उनके पास रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग सबस्टांस लाइक वायर लाइक मेड अप ऑफ कॉपर एंड अल्मोनियम इन आवर होम अप्लायंसेस। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारे पास सबस्टांस जो होता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स के भैया इसके पास एवरेज बोल सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ इसमें होगी, बट एवरेज एक तरह के मीडियम लेवल पे होगी। ठीक है, ना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा ना ज़्यादा लो रेजिस्टेंस होगा, बट रेजिस्टेंस एवरेज लेवल पे होगी। ठीक है, जैसे रजिस्टर्स की हम एग्जांपल की बात करेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे मैं अभी बात करूंगा रजिस्टर्स के बारे में। फिर थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी होता है इसको बोलते हैं बैड कंडक्टर्स। नाम में ही है भैया ये कैसे कंडक्टर्स है, बैड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते ही नहीं है। इनके पास रेजिस्टेंस इतना ना ज़्यादा हाई होता है, इतना ना ज़्यादा ये करंट को अपोज करते हैं कि भैया उस सबस्टांस के अंदर से करंट पास ही नहीं कर पाता है। इट मीन्स इनको हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। जैसे आपको पता होगा कि भैया वुड यानी लकड़ी के अंदर से करंट पास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज लकड़ी का जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही बहुत ज़्यादा होता है। भैया अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसी सबस्टेंस का, तो करंट कुछ ज़्यादा अपोज करेगा, इतना अपोज करता है कि भैया करंट भैया हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि भैया हम नहीं फ्लो कर सकते आपके अंदर से, हमको माफ़ कर दीजिए। तो भैया करंट इसके अंदर से पास ही नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई हम इनको बोलते हैं दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो भैया हमने सबस्टांस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। गुड कंडक्टर्स मीन्स दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स मतलब एवरेज रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, बैड कंडक्टर्स मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस, जिसके अंदर से करंट जाने की संभावना ही नहीं हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स। तो इन्हीं बातों को भैया यहाँ पे स्लाइड के फॉर्म में लिखा गया है, पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड कंडक्टर्स दो सबस्टांसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। अभी हमने बात करा था जिसके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स। जैसे एग्जांपल में सिल्वर, कॉपर और अल्मोनियम, ये सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दैट्स वाई हम वायर्स जो भी हमारे घरों में लगे हुए होते हैं वो वायर्स इन्हीं से मिलकर बने हुए होते हैं, कॉपर और अल्मोनियम का। सिल्वर का वायर यूज नहीं करते भैया, सिल्वर कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो भैया उतना तो भैया पैसा होता नहीं है किसी के पास कि सिल्वर चांदी का वायर बना के घर में यूज कराएंगे ना। तो कॉपर और एल्युमिनियम का ही यूज होता है, बिकॉज ये सस्ते होते हैं, हमारे लायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर के बाद वही ये कंपेरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, एवरेज रेजिस्टेंस होगा, उनको बोलते हैं रेजिस्टर्स। जैसे एग्जांपल निक्रोम, निक्रोम का जो वायर होता है ना, इसके पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है बैड कंडक्टर्स, जिनको हम इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इंसुलेटर मतलब, बैड कंडक्टर मतलब जिसके पास हैव इन्फिनिटली वेरी हाई रेजिस्टेंस, यह बहुत 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 ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कि अंदर से उसका करंट पास ही नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर लिखा गया है, रबर लिखा गया है। ठीक है, आप लिख सकते हो वुड भी लिख सकते हो एग्जांपल में। तो ये इनको बोलते हैं दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बात? तो ये कुछ बातें होगी बेसिक सी। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उन चारों फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी वायर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? तो पहला जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द वायर।
जो पहला फैक्टर है ना, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं ध्यान से। लेट सपोज कि मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ इतना कुछ है, ठीक है, जिस वायर का लेंथ इतना है, तो इसको हमने नेक्स्ट टाइम क्या कर दिया, इस वायर की जो लेंथ है इसको हमने बढ़ा दिया। लेट सपोज कि वायर की लेंथ हमने बढ़ा दी, तो पहले लेंथ छोटी थी वायर की, अब ये बड़ी होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस केस में जो रेजिस्टेंस होगी और इस केस में जो रेजिस्टेंस होगी वायर की, क्या दोनों बराबर होगी कि किसी का कम किसी का ज़्यादा होगा? तो आप बोलोगे सर इसका लेंथ छोटा है, इसमें एटम्स कम होंगे, ठीक है, इसमें एटम्स कम होंगे, बट यहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे एटम्स का जो नंबर है, ये एटम्स की नंबर जनसंख्या इनकी बढ़ गई। तो वही कहानी हो गया कि ये हम रोड जा रहे थे, रोड के माध्यम से कहीं जा रहे थे, रोड में लोगों की भीड़ जो ट्रैफिक थी कम थी, तो भी हमको जो हमको अपोज फील होगा, जो हमको बाधा फील होगी वो कम फील होगा ना जी। वहीं हमारे पास जो जनसंख्या है लोगों की, ट्रैफिक बढ़ गई रोड पे, तो हमको जाने में दिक्कत होगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो कि एटम्स की नंबर कम है, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा जिसको हम R1 बोल देते हैं, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा जिसको हम R2 बोल देते हैं, तो यहाँ पे चूंकि नंबर्स बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे जो है R2 जो होगा R1 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर लेंथ बढ़ा देंगे अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। अगर लेंथ क्या कर देंगे, वायर का कम कर देंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं वायर का, तो उसके अंदर एटम्स का संख्या बढ़ जा रहा है, तो एटम्स ज़्यादा अपोज करेंगे करंट के फ्लो को। ज़्यादा अपोज कर रहे हैं यानी कि लेंथ बढ़ गया, तो ज़्यादा अपोज करेंगे मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। अगर हम वायर को छोटा कर देंगे, एटम्स का जो उसके अंदर नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स, वो कम हो जाएंगे, यानी कि कम अपोज करने वाले एटम्स प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही होता है कि भैया लेंथ ऑफ वायर पे किस प्रकार से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि भैया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे पास ये फैक्टर्स था जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड फैक्टर्स। एक सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इसको भी समझते हैं ध्यान से, देखना ध्यान से। सेकेंड क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो मान लो कि मेरे पास ये जो है वायर इस प्रकार से है, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर भैया एरिया को बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वायर कम हो जाएगा। अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कैसे होता है देखो, अगर भैया एरिया यहाँ पे है, तो अगर करंट जा रहा है तो कुछ ना कुछ इसको अपोज फील करेगा, कुछ ना कुछ इसके जो अंदर एटम्स हैं वो इसको अपोज करेंगे करंट के फ्लो को। ठीक है भाई, हमने क्या किया, भैया एरिया को बढ़ा दिया, एरिया को बड़ा कर दिया, ले भाई एरिया बड़ा हो गया। ठीक है ना, एरिया क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, यहाँ पे ये एरिया बढ़ गया। ठीक है, ऐसे कुछ एरिया बढ़ गया।
तो पहले एरिया छोटा सा था, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये बढ़ गया, यानी कि इस एरिया में जितने भी एटम्स थे ये बहुत नज़दीक नज़दीक थे। दैट्स वाई इसको ज़्यादा फील हो रहा था अपोजिशन, ज़्यादा इसको दिक्कत फील हो रहा था। बट यहाँ पे जो है एरिया हमने बढ़ा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया, वहीं जो एटम्स भैया जो पास पास थे, एरिया बढ़ जाने से ये अलग अलग दूर फैल गए। तो अगर भैया ये दूर दूर चले गए तो जो करंट की जो फ्लो होगी ये अच्छे से हो पाएगी ना, करंट कम अपोजिशन फील होगा। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस होगा एरिया बढ़ा देने से रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, थर्ड जो हमने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, थर्ड जो फैक्टर हम देखने वाले हैं इसको बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल जो हमारा है, जो हमारा सब्सटेंस है, वो किस नेचर का है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे कोई मेरे पास दो ऑब्जेक्ट, दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस भैया सिल्वर का बना हुआ है और एक सब्सटेंस जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो सिल्वर और प्लास्टिक दो अलग अलग सब्सटेंसेस होंगे, तो इनके जो रेजिस्टेंस होंगे ये अलग अलग होंगे, बिकॉज ये सिल्वर से बना हुआ है और ये सब्सटेंस प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है। तो सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और प्लास्टिक का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, राइट। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल हमारा किस सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये थर्ड चीज़ हो गई। फोर्थ चीज़ हम देखने वाले हैं टेम्परेचर, कि भैया किस प्रकार से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, तो भैया अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मली हमको देखने को मिलता है कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि भैया जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये टेम्परेचर के हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है भैया, देख लो, वायर है हमारे पास, उसके अंदर एटम्स है, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जो वायर के अंदर जो हमारे पास एटम्स है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा उनके पास मोशन, वाइब्रेटरी मोशन आ जाएगा। जिस वजह से क्या होता है, जो करंट की फ्लो होती है ना उसको ज़्यादा परेशानी होती है। भैया पहले एटम्स रुके हुए थे एक जगह पे, टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होता है, उनके अंदर वाइब्रेशन जो मोशन होती है ना, वाइब्रेशनल मोशन वो बढ़ जाती है, बहुत जल्दी वाइब्रेट करने लगते हैं तेजी से, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और वहीं टेम्परेचर कम कर देंगे, सारे एटम शांत बैठे हैं अपनी जगह पे, करंट जा रहा है अपना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भैया टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम करने से घट जाती है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस हमारे पास डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड हमने देखा कि भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स हमने देखे हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। तो अभी तक हमने रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हमने देख लिया, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस देख लिए, फैक्टर्स देख लिए जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर हमने देखिए, यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालें कि भैया यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखा जाए तो एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम देखें एक निष्कर्ष निकालें भैया, तो आप देखना ध्यान से, आज की इस क्लास का हम निचोड़ लिखते हैं, निचोड़। मतलब समरी बोल देते हैं क्या हम हिंदी लिखे, समरी, कि भैया आज हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर के अंदर, समरी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना। समरी क्या है इसका लेक्चर का। तो सबसे पहले हमने देखा कि भैया रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि भैया रेजिस्टेंस की एस आई यूनिट क्या होती है, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमने देखा। ठीक है, ये हमने देखा। फिर थर्ड में भैया हमने देखा कि भैया किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी वायर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, और इसके अंदर हमने भैया
तीन बातों को डिस्कस करा है। पहली जो हमने बात इंपॉर्टेंट डिस्कस करी है, जो पहली हमने बात डिस्कस करी है, ये जो बात है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि भैया जो रेजिस्टेंस होता है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड हमने जो बात डिस्कस करी है, ये हमने देखा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो भैया इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोल दें, इसको हम इक्वेशन 2 बोल दें, तो क्या इन दोनों को मिला के हम एक चीज़ फाइनल लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल है भैया लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली। क्या मैं इन दोनों को मिला के ये फाइनल रिजल्ट लिख सकता हूँ? इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज़ लिखा हुआ है ना कि भैया रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे एक चीज़ हमको मिला हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है ये जो हमें मिला हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हमारे पास आ चुका है। तो भैया हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर इस सिंबल को हटाना है और इक्वलिटी को लगाना है तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, आर जो ये सिंबल है प्रोपोर्शनलिटी का, इसकी जगह पर हम इक्वलिटी लगा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा और इस कांस्टेंट को हमने बोला कि भैया लेट सपोज कि हमने कांस्टेंट रो लगा दिया। ये जो सिंबल इसको बोलते हैं क्या, रो, RHO। ठीक है, रो के नाम से इसको जानते हैं। तो R इज इक्वल टू रो और L अपॉन में ए एज इट इज। तो यहाँ से ये जो चीज़ मिली ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ से निकाला है। हमने यहाँ से एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकाली कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये जो हमने निकाला है यहाँ से एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बिकॉज इसका हम यूज़ करेंगे अगले क्लास के अंदर। अच्छे लेवल के सवाल इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई ए। ये जो रो है ना, इससे घबराना नहीं है भैया। ये रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई ए है। यहाँ पे जो रो है ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, स्पेशल नाम। क्या नाम दे देते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या नाम दे देते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इस रेजिस्टिविटी यानी रो के बारे में हम अगले क्लास में अच्छे लेवल पे डिस्कशन करने वाले हैं और सवाल भी करने वाले हैं इस फॉर्मूला के ऊपर। रो इक्वल टू एल, आर इक्वल टू रो L बाई ए के ऊपर हम अच्छे लेवल के सवाल भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास के अंदर आपको जो भी हमने पढ़ाया है, यानी इसका समरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप बढ़िया से समझ में समझोगे और अगले क्लास के लिए प्रिपेयर हो सकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली रेजिस्टिविटी के बारे में, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, और हम इस फॉर्मूला के ऊपर सवाल भी करने वाले हैं। ठीक है, स्लाइड के भी भैया हमने तैयार कर रखा है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।